नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश के सभी इलाकों में संतुलित विकास हो और सभी लोगों को विकास का लाभ मिल सके, आज़ादी के बाद से ये एक बड़ी चुनौती बनी रही है। आज़ादी के 7 दशक से भी ज़्यादा समय के बाद भी देश के बहुत से ऐसे इलाके थे जहां उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि वहां पर अपेक्षित था। इसी गैप को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में देश में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम की नीति आयोग के माध्यम से शुरुआत की। इसके तहत जहां बीते 5 वर्षों में विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया गया है, तो वहीं ये आकांक्षी जिले अब बाकी जिलों के लिए भी विकास का उदाहरण बन रहे हैं। तो इस विशेष सीरीज में हम इन्हीं आकांक्षी जिलों की विकास यात्रा की कर रहे हैं पड़ताल। सीरीज के आज के इस खास अंक में हम त्रिपुरा के आकांक्षी जिले धलाई की विकास यात्रा को दिखाएंगे और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जायसवाल, जो कि जिलाधिकारी हैं धलाई जिले के, जो कि त्रिपुरा का एक जिला है। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में हैं राजीव सेन जी, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप दोनों से हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि धलाई जिले से जुड़ी हुई है कि आखिर किस प्रकार का बीते 5 वर्षों में वहां पर बदलाव आया है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा। देश के 100 से भी ज्यादा जिन जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू है, उनमें त्रिपुरा का धलाई जिला भी शामिल है। बीते 5 वर्षों से धलाई जिले में विकास को गति देने का काम किया गया है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के पैमाने पर तेज विकास देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा के आदिवासी बाहुल्य जिले धलाई में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। एक ओर जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है, तो बड़े अस्पतालों में सुविधाओं को विस्तार देकर लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आज के दिन में 100% हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है उसका परसेंटेज भी इंक्रीज होकर 95% से ज़्यादा हो गया है, जो कि पहले 60% के आसपास था। उसी प्रकार से यदि हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो आज के दिन में 100% इम्यूनाइजेशन है। हमारा टोटल 51,000 से भी ज़्यादा हम ओपीडी पेशेंट ट्रीटमेंट किए और इंडोर में 11,000 पेशेंट हम लोग ट्रीटमेंट किए हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्यूरेटिव सर्विस भी होता है, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स, सब सारे डिपार्टमेंट है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पर भी धलाई में खासा सुधार हुआ है। नए स्कूलों को बनाया जा रहा है, तो स्कूलों में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा की व्यवस्था करके छात्रों के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। We have computer lab, we have smart classes, we have libraries, we have even laboratories for our students. We got many facilities, and compared to the old building, such as we got one computer lab, 2 smart classrooms. हमें डांस, थिएटर्स और म्यूज़िक क्लासेस भी मिल रहे हैं एंड इसके लिए हम गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है और वाटर रनिंग फैसिलिटीज़ भी हमें मिल रही है। यहाँ हमारी 2 स्मार्ट क्लासरूम्स है। आदिवासी बाहुल्य जिले में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बच्चों और महिलाओं के पोषण पर गंभीरता से काम हुआ, तो संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम से भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दुर्गम भौगोलिक इलाके वाले धलाई जिले में सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करना आसान नहीं था। जहां सुदूर इलाकों तक कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, तो योजनाओं को जमीन पर उतारना आसान नहीं था। लोगों को जागरूक करना और सरकारी मशीनरी को एक्टिव करने में जिला प्रशासन ने एक बड़ी भूमिका निभाई। 2018 की अगर हम बात करें तो 10% से कम हाउस होल्ड्स का यहाँ पे पक्का घर हुआ करता था और पिछले 5 सालों में ये इम्प्रूव होके 100% हो गया है। पानी का अगर हम बात करें, पेयजल की बात करें, तो पेयजल में पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा उन्नति देखने को मिला है। पहले 3% हाउस होल्ड्स में पाइप वाटर सप्लाई हुआ करती थी, जो कि आज के दिन में इम्प्रूव होकर 70% हो गई है और इसको अगले 6 महीने में 100% करने का भी एक्शन प्लान है। धलाई के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी खासा जोर दिया गया, ताकि पलायन जैसी समस्या को रोका जा सके। किसानों को खेती के लिए बीज से लेकर अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी तेजी से काम हो रहा है। रबर प्रोजेक्ट और पिगरी और गाड़ी, पोल्ट्री फार्म,
मेरे पूजा जी का मैंने गवर्नमेंट से लोन मिला है 10 लाख। बिजनेस करो बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट से हम 18 केजी सीड दे रहे पर हेक्टर, यूरिया दे रहे हम 100 केजी 100 केजी, और एसएसपी 150 किलो, पोटास 25 किलो, और कैश असिस्टेंट हम दे रहे हैं 6,625। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बीते करीब 5 वर्षों में सामाजिक आर्थिक योजनाओं को जमीन में उतारने के जो प्रयास हुए, उसका असर अब जिले में दिखने लगा है और तेजी से बढ़ते आंकड़े विकास की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ मुख्य इंडिकेटर्स होते हैं: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। पिछले 5 सालों में धलाई डिस्ट्रिक्ट में सभी इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट आया है। धलाई जिले में बीते वर्षों में जिस तरह से जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए विकास को रफ्तार दी गई है, उससे उम्मीद बंधी है कि जल्द ही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 100% पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपने देखा किस प्रकार से त्रिपुरा के धलाई जिले में बीते 5 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धलाई जिले के जिलाधिकारी सिद्धार्थ शिव जायसवाल जी, इसके अलावा राजीव सेन जी हैं जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं नीति आयोग के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इन 5 वर्षों में क्या कुछ बड़े प्रयास जमीन पे किए गए, योजनाओं से कागजी तरीके से सोच से हटके आगे क्या कुछ सोचा गया आउट ऑफ द बॉक्स, जिसकी वजह से हम जमीन पे बेहतर नतीजे देख पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोगों ने ऐसे कई सारे प्रयोग किए हैं जो कि पेपर और कागजी नियमों के से आगे बढ़कर थे। उनमें से एक मैं प्रयोग बताना चाहूँगा। बच्चों के टीकाकरण के मामले में हम लोगों ने एक डिसीजन लिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जो सब सेंटर्स, जो हेल्थ फैसिलिटीज 100% वैक्सीनेशन करता है, उसको हम लोग टीम बेस्ड इंसेंटिव देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास 45 सब सेंटर्स और पीएचसीज का लिस्ट आया और हम लोगों ने उसको फर्दर स्क्रूटिनी किया और उसको हम लोगों ने उस लिस्ट को हम लोगों ने पेपर में पब्लिश किया और लोकल एरिया में अनाउंसमेंट किया कि यदि इन इलाकों में कोई भी बच्चा बिना टीकाकरण के पाया जाता है और आप हमको जानकारी देते हैं, तो जो बताने वाले को हम 1,000 रुपए करके इंसेंटिव देंगे। तो इसमें जन भागीदारी को भी हमने सम्मिलित किया और जनता से फीडबैक लिया। उसके बाद हम लोगों ने वेरीफाई करके ऐसे 45 सब सेंटर्स 100% इम्यूनाइजेशन के हुए और उसके बाद हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और आज के दिन में ये 70% सब सेंटर्स ऐसे हो गए जिसमें 100% इम्यूनाइजेशन हो गया और पेपर में पब्लिकेशन भी हम लोगों ने दे दिया है और कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उन सभी सब सेंटर्स को पुरस्कृत करेंगे। जी, तो ये अपने आप में एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और उसके बाद उसको जमीन पर उतारने के एक उदाहरण में से एक कह सकते हैं। राजीव जी, आपको लगता है कि क्योंकि त्रिपुरा को आप नीति आयोग के माध्यम से देखते हैं, ऐसे में त्रिपुरा ही नहीं बल्कि अगर हम देश में बड़े बदलाव के लिहाज से समझने की कोशिश करें, आपको लगता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से क्या एक बड़े और मूलभूत बदलाव देखने को मिल रहे हैं इन 5 वर्षों के लिहाज से? ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, इनका 2 मुख्य जो स्तंभ है, एक है कन्वर्जेंस और दूसरा है सैचुरेशन। कन्वर्जेंस मतलब जो स्कीम्स लागू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसी सब का फायदा लेके, और सैचुरेट मतलब गोइंग अप टू द लास्ट पर्सन। ये जो 2 मुद्दे जो है, इन्हीं का मिलन है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। और जो 112 जिले में ये अब लागू किया गया है, जो नीति आयोग का जो आंकड़े हैं उसमें से अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ में, जैसे हेल्थ में, चाइल्ड न्यूट्रिशन में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसका मेन कारण है जो ये दोनों चीज़ को लागू करने के लिए जो गुड गवर्नेंस है, उसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। पहले जो डिस्ट्रिक्ट्स में पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स सोच के कोई ऑफिशियल जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे स्टेट्स का जो बेस्ट ऑफिशियल्स है, आईएएस ऑफिसर्स हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, उन्हीं को पोस्ट किया गया है और उनको अच्छा काम के लिए रिकॉग्नाइज भी किया गया है और इंसेंटिवाइज भी किया गया है। तो ये जो पद्धति है, इसके माध्यम से अगर हम देखें और ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो स्ट्रेटजी है, इसमें से ये कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें से बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि अच्छे काम को तरजीह देना और उसको इंसेंटिवाइज करने का भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। जल्दी से कुछ आंकड़े हम वीडियो वॉल के माध्यम से देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के बदलाव बीते 5 वर्षों में धलाई जिले में देखने को मिले हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही वो बताते हैं कि कैसे जो 7 दशकों में विकास नहीं हो पाया था वो बीते 5 वर्षों में दिखाई पड़ रहा है। इन तमाम आंकड़ों के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इस बात को रख सकते हैं कि 5 वर्षों में तमाम जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है उसमें बदलाव किस प्रकार से देखने को मिला है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। इन तमाम आंकड़ों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक हम सवाल ले लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, ऐसे में स्वास्थ्य का मोर्चा हो या फिर पोषण का मोर्चा हो, इस पर कितना फायदा मिला आपको खुद एक डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि ये वो पैरामीटर्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत आकांक्षी जिलों में रहती है? इसका मुझे बहुत फायदा मिला और डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ये इम्पॉर्टेंट है और इस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। अभी हम लोगों में जितने भी सब सेंटर्स हैं उन 100% सब सेंटर्स 121 सब सेंटर्स हैं, उनको हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया और जो मेडिकल नॉलेज है उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आकांक्षी जिला होने के बावजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्डियक केयर यूनिट है। तो जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं उनकी थ्रोम्बोलिसिस हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करने में ही सक्षम है और उनको रेफर करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से करीब 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने यहाँ पे C-आर्म मशीन इंस्टॉल किया और अभी जो फ्रैक्चर के जो केसेस होते हैं उसमें ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होते हैं वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आकांक्षी जिला में भी करने में सक्षम रहे हैं, जो कि जिसकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। जी, ये अपने आप में बड़े बदलाव के तहत कह सकते हैं। और जल्दी से कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आखिर किस प्रकार के बदलाव सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हमको देखने को मिले हैं और उस तस्वीरों के माध्यम से हम आंकड़ों को बताते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे बदलाव के लिहाज से क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें धलाई जिले की इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली ग्राम पंचायतों की संख्या में किस प्रकार से इजाफा देखने को मिला है, तो 2018 में ये 36% थी, अब बढ़कर 76% हो गई। जल्द ही इसके 100% पहुंचने की भी संभावना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कॉमन सर्विस सेंटर वाली ग्राम पंचायतें 48% थी, जो बढ़कर 99% हो गई हैं, यानी लगभग 100%, 100% के आसपास पहुंच रहा है ये आंकड़ा। जल्दी से अन्य आंकड़ों पे भी नजर डालते हैं और अगर हम बात करें किस प्रकार से पक्के घरों के निर्माण 2018 में महज 4% था, अभी ये 100% हो गया है, यानी हर एक जो लाभार्थी जो कि उसका हकदार है उसको उसके हिस्से का घर मिल गया है। अगले तथ्य की बात करें तो बिजली की सुविधा वाले जो सेकेंडरी स्कूल है इनका आंकड़ा 76% के आसपास था 2018 में, अभी बढ़कर ये 100% हो गया, यानी कि बुनियादी सुविधाओं पर भी तेजी से फोकस किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन ये बहुत जरूरी होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए, खुद के लिए, जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य के लिए। ये लगभग 60% से कम था 2018 में और अभी ये 74% हो गया है, लेकिन इसके अभी और तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। संस्थागत प्रसव में 68% से 95% तक का इजाफा देखने को मिला है, इसे भी 100% करने पर लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम अगले तथ्य की बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो तब्दील किए गए हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो संख्या पहले 3% थी 2018 में, अब ये बढ़कर 96% से ज्यादा हो गई है। तो ये दिखाता है कि ढांचागत विकास भी तेज गति से हो रहा है। एनीमिया से ग्रसित महिलाओं का इलाज 34% पहले होता था, अब 94% से ज्यादा हो रहा है। 100% की ओर लगातार तेजी से बढ़ते कदम। अगले तथ्य की अगर बात करें तो नल से जल का कवरेज 3% से बढ़कर 70% को क्रॉस कर गया है, यानी कि पानी की पीने की सुविधा हर घर तक पहुंचाने पे तेज गति से काम हुआ है। गर्भवती महिलाओं की जांच, जिसमें कम से कम 4 जांचें अनिवार्य हैं, वो संख्या 37% थी 2018 में, जो 100% यानी 100% हो गई 2023 में। ये दिखाता है कि कैसे जमीन पे बड़े बदलाव आ रहे हैं। 6 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चों की संख्या 2018 में लगभग 8% के आसपास थी। इस पर काम किया गया, यानी पोषण पे काम किया गया, और ये घटकर 3% से भी कम हो गई है और इसको 0% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा स्वच्छता और पोषण को कार्यक्रम करने वाली जो आंगनवाड़ियां हैं, जिनमें कम से कम महीने में एक बार ऐसा कोशिश की जाए, कार्यक्रम किया जाए, ऐसी संख्या 39% थी, अब 100% आंगनवाड़ियों में स्वच्छता और पोषण पर तेज गति से काम किया जा रहा है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या
2018 में लगभग 21,500 थी, जो बढ़कर लगभग 80,000 के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही। इसी प्रकार से अन्य सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थियों की संख्या 2018 में 7,000 के आसपास थी, जो बढ़ के लगभग 28,000 के आसपास होती दिखाई पड़ रही है। यानी कि दायरा विस्तार होता दिखाई पड़ रहा। सामाजिक आर्थिक योजनाओं का जनधन खाता धारकों की संख्या 57,000 के आसपास थी, ये लगभग 1.25 लाख तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि सामाजिक आर्थिक योजनाओं को विस्तार लगातार तेज गति से दिया जा रहा है। तो ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के विस्तार दिया जा रहा है इन तमाम योजनाओं को। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, समझना चाहेंगे क्योंकि ये जो आंकड़े अपने आप में कहानी बयां करते हैं कि जो 7 दशक में नहीं हो पाया वो अभी 5 सालों में दिखाई पड़ रहा है। ये बदलाव हो क्यों पा रहा है, इसके बड़े कारण क्या? राजीव जी। जैसे मैंने आपको बताया पहले, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने आइडेंटिफाई करके जहां पे जो शॉर्टफॉल्स है उसको सैचुरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जितने स्कीम्स आपने बताया वो स्कीम सारे देश पे लागू है, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो या पोषण अभियान हो, सब पूरे देश में लागू है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इसको एकदम बारीकी से, मतलब हर आदमी को पहुंच जाए ऐसे स्कीम बनाया है, एंड दैट हैज बिकम पॉसिबल ओनली थ्रू गुड गवर्नेंस। जैसे सिद्धार्थ जी है, ऐसे सारी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर्स को पोस्ट किया गया है, जो आपने लीडरशिप से ये एकदम एश्योर कर रहे हैं कि जो स्कीम्स का लाभ जिनको पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचे। तो ये जो आंकड़े का आपने इतने सारे आंकड़े दिखाए जिसमें इंप्रूवमेंट है, इसका कारण यही है जिसको हम पूरे मतलब अपने हिसाब से हम इसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं। मुझे तो लगता है ये गुड गवर्नेंस कंपोनेंट जो है यही सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारा जो एस्पिरेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके पीछे मतलब इसका जो सक्सेस है, इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, गुड गवर्नेंस सबसे जरूरी है, क्योंकि आप जब साफ नीयत से जमीन पे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो आपको नतीजे ऐसे ही मिलेंगे। सिद्धार्थ जी, क्योंकि फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, भौगोलिक रूप से जिस प्रकार का धलाई का पूरा एक टोपोग्राफी है, उस पर जब काम किया गया तो एक मल्टीपल पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी 100% विलेजेस जो हैं उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। इसमें सामाजिक सुधार भी बहुत आया है। जैसे यहाँ पे पहले चाइल्ड मैरिज की समस्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लोगों की मानसिकता में चेंज आ रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से जब ये बाहर के लोगों से एक्सपोजर होता है, इसी प्रकार से अगर हम इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो ये कनेक्टिविटी बहुत फायदेमंद हो रही है। अभी आज के दिन में हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोग एक्सोटिक फ्रूट्स का भी प्लांटेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ रैशाबारी जो ब्लॉक है उसमें मैंगो का भी प्लांटेशन मैसिव स्केल में होता है, और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी पूरे स्टेट में 2nd हाईएस्ट मैंगो प्रोडक्शन अभी हमारे रैशाबारी ब्लॉक से हो रहा है। इसी प्रकार से जो किसान है यहाँ पे अभी कीवी का हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल, इसका जो नई नई टेक्नोलॉजी है डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से या फिजिकल कनेक्टिविटी के माध्यम से, इसका उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और नए नए टेक्निक्स को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी राजीव जी, क्योंकि बीते 5 वर्षों के लिहाज से देखा जाए तो जब आप जमीन पे काम करते हैं तो आपको व्यवहारिक समस्याएं, प्रॉब्लम्स भी जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स है वो समझ में आती हैं, वो बड़ी चुनौतियां क्या रही हैं, और उसके आधार पर अब जब ब्लॉक लेवल्स पे जाने की बात हो रही है, आकांक्षी ब्लॉक्स की बात हो रही है, तो किस प्रकार की हम एक नई बदली हुई रणनीति के साथ काम करते नजर आएंगे? देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन ये इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। जो एडिशनल जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, उसका जो मेन चैलेंजेस जो हमको फेस करना पड़ा, जो इवन ढलाई में भी अगर आप देखेंगे उसमें से काफ़ी सारे आपको मिल जाएगा। एक तो है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। जनरली ये सब बहुत मतलब दुर्गम स्थान पे होता है, या कुछ जगह पे ये टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज है, LWE इन्फेस्टेड एरियाज होते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल इश्यूज। जैसे ढलाई में अगर आप देखेंगे 95% यहाँ का अभी भी लोग एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो इनका थोड़ा इनको मतलब आउटवर्डली इसको व्यवहारिक चेंज लाने के लिए, या तो इनको समझाने के लिए कि ये चीज़ क्यों जो आप कर रहे हो इससे बेहतर है, ये सब जो इश्यूज़ है ये ज़्यादातर ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाली जो है यहाँ पे फेस करना होता है। इसके बावजूद भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
जैसे आपको रोड्स अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये सब एरियाज़ का मतलब तक जाने के लिए पहले रोड्स भी नहीं होते थे, तो ये सब रोड सेटअप करना, कनेक्टिविटी करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। तो ये 4-5 जो है मेन चैलेंजेस जो है, इसी को ओवरकम करना पड़ा इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जी। अब जब हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, वो इसी से सीख जो है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के, उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो ब्लॉक्स अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको लेके हम इसी प्रोग्राम को सेम मॉडल के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं जी। सिद्धार्थ जी, अगर धलाई के लिहाज से बात की जाए तो हर जिले की अपनी कुछ ताकत होती है, कई बार कुछ कमियां होती है, लेकिन उस समस्या को या उस खूबी को पहचानना और उसके आधार पर योजनाओं को बनाना, आगे बढ़ाना। महिला सशक्तिकरण की बात हो, एग्रीकल्चर का एक बड़ा धलाई जिले में देखने को मिलता है, उस पर ज्यादा टैप करके उसकी दिशा में आगे बढ़ना हो, इस प्रकार के कामों पे कैसे बढ़ा गया, स्वरोजगार की दिशा में कैसे काम किया गया, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हमारे यहाँ जैसे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो हैं, उसमें शुरू में बहुत ही लिमिटेशंस रहती थी, और इसमें टेरेन भी काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी मतलब इसमें 80% एरिया धलाई डिस्ट्रिक्ट का हिली एरिया है। वहाँ तक रोड पहुँचाना, बिजली पहुँचाना, कनेक्टिविटी पहुँचाना एक चैलेंज रहता है। लेकिन हम लोगों ने TRM त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन और केंद्र सरकार के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इसमें स्वरोजगार के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। और आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो 55,000 हाउस होल्ड्स की महिलाओं को हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड किया है। और यही नहीं है, हम लोगों ने उनके आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 90 करोड़ से ज़्यादा लोन्स स्कीम की तरफ से दिया है, और 100 करोड़ से ज़्यादा का लोन हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पहुंचाया है। तो इस टाइप से हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो, क्योंकि जब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, परिवार सुदृढ़ होगा, और इसी प्रकार से पूरा जो है एक गांव सुदृढ़ हो। बिल्कुल, और एक बदलाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। राजीव जी, क्योंकि अगर हम बात करें, नीति आयोग लगातार मॉनिटरिंग करता है, केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार सहयोग मिलता रहता है, इसका कितना फायदा मिलता है जब हम एक हेल्दी कंपटीशन बिटवीन इन आकांक्षी जिलों के बीच में देखते हैं, उसका कितना फायदा मिलता है और किस प्रकार से ये उत्साह बढ़ाता है और बेहतर करने के लिए? देखिए, ये भी जो फिलॉसफी है, हम at the state and center level we call it competitive and cooperative federalism जी। इसी चिंतन को हम डिस्ट्रिक्ट तक ले गए हैं, जहां पे ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, इनके बेसिस, इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन के हमने वो किया हुआ है, एक सिस्टम है, जहां से मतलब हर एक जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, इनका ऑफिशियल्स जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को लगता है कि अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें तो कुछ इंसेंटिव, कुछ रिवार्ड्स मिलना चाहिए। और ये रिवार्ड्स कोई पर्सनल रिवार्ड्स नहीं होता है। जो ADP का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो स्टेट जिस पैरामीटर में फर्स्ट आता है उनको एक अमाउंट दिया जाता है, एंड दैट अमाउंट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड। जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो शॉर्टफॉल है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां पे चाहते हैं वहां पे वो अमाउंट यूज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि हम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, हम उस काम के लिए हमको पैसा मिल रहा है जिसके लिए हम और कुछ कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है ये बड़ा ही मतलब एनकरेजिंग और पॉजिटिव तरीके से काम करता है, दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ जी, क्योंकि अब ब्लॉक लेवल पे जाके काम करने की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन आकांक्षी जिलों का और आकांक्षी ब्लॉक को, उसको आप किस तरह से देखते हो? नीति आयोग के माध्यम से लगातार निगरानी, इसका कितना जमीन पे फायदा मिलता है? इसका फायदा तो बहुत ही मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले राजीव सेन सर भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने फील्ड में जाके देखा, यहाँ की चुनौतियों को समझा और अपना मार्गदर्शन दिया। तो सेंटर से और स्टेट से लगातार मॉनिटरिंग होती है, और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने फोकस किया है, जो बैकवर्ड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि मापदंडों में पीछे रह गए हैं, उससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, उसमें प्रायोरिटी मिलती है। इसी प्रकार से जब किसी मैन पावर की पोस्टिंग या ट्रांसफर की कोई बात आती है, तो आकांक्षी जिलों को उसमें प्रायोरिटी मिलती है। तो इसके बहुत फायदा मिला, और रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत होता है, और ऑफिसर्स को भी फ्री हैंड दिया जाता है, इनोवेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है। और इन्हीं सब इनोवेशंस और इन्हीं सब
फ्री हैंड और माननीय प्रधानमंत्री के विजन के कारण हम लोग पिछले 5 सालों में इतना उन्नति कर पाए हैं कि कई सारे पैरामीटर्स में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के से केवल बराबरी ही नहीं कर पाए, कई सारे पैरामीटर्स में हम उनसे बेहतर भी हो गए हैं। जी बिल्कुल। राजीव जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा, प्रधानमंत्री का विजन और युवा अधिकारियों का जमीन पे अथक प्रयास, यही एक बड़ा बदलाव की बड़ी एक कहानी लिख रहा है? छोटा सा जवाब। हाँ, एकदम यही है कि जो एक हर एक आदमी को जब काम करते हैं उसके लिए उसके सामने एक दिशा होना चाहिए, और उसके लिए वो जो काम कर रहे हैं उसका एक रिवार्ड मतलब मॉनिटरी नहीं, एक जो मतलब जो कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन। ये दो जो चीज़ है ये मुझे इस प्रोग्राम में पूरी तरह से दिखता है, और मुझे लगता है यही कारण है कि ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है। बिल्कुल, ये और इसीलिए शायद नतीजे भी अपने आप में आंकड़ों के नजरिए से दिखाई पड़ते हैं कि बदलाव की कहानी कैसे लिखी जा रही है। फिलहाल वक्त इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ जी आपका, जिलाधिकारी भिलाई डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथ जुड़े। राजीव सेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। तो आकांक्षी जिला के तहत भारत के बढ़ते कदम के आज के इस अंक में हमने देखा कि त्रिपुरा का जो एकमात्र जिला इसके तहत आता है वो है धलाई। वहां पर किस प्रकार के बीते 5 वर्षों में बदलाव हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही जिलों की कहानी आप तक लेकर आते रहेंगे, लेकिन आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।